हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। उसमें जो है सबसे पहली जो न्यूज है वो हमारे सामने ये निकल के आ रही है। रवि दाहिया ने ओलंपिक में रजत पदक जीत लिया है। इस तरीके से अभी तक टोटल हमारे पास ओलंपिक से 4 पदक आ चुके हैं। 4 पदक में सबसे पहला अगर देखें तो चानू ने जीता था रजत पदक। चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता। दूसरा बैडमिंटन में पीवी सिंधु क्या जीती? वो कांस्य पदक जीती हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत के ले आई हैं। इसी के साथ में देखें तो पुरुष हॉकी टीम भी जीत के लाती है। और चौथे नंबर पर जो है रवि दाहिया इन्होंने क्या लाया? ये भी जो है रजत पदक लेके आते हैं। रजत पदक ये किस चीज के खिलाड़ी हैं? ये फ्री स्टाइल कुश्ती खेलते हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती, ये ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इसको। एक चीज ये कि किस चीज के ये खिलाड़ी हैं, दूसरा ये कि इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो ये सब चीजें इतना ध्यान होना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं रवि दाहिया के बारे में डिटेल में। इनका जन्म होता है हरियाणा के सोनीपत में। वैसे अब तो है इस चीज का कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। आइए दूसरी चीज देखते हैं कि फ्री स्टाइल पहलवान है। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, इसमें महामारी की वजह से 2021 में चल रहा है, लेकिन ये 2020 का ही टोक्यो ओलंपिक है। ठीक है, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। इसी के साथ में 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और उसी के साथ में एक और पदक था जो एशियाई चैंपियनशिप में, ये 2 बार इन्होंने स्वर्ण पदक ये जीत चुके हैं। तो इस तरीके से रवि दाहिया का जो फ्री स्टाइल पहलवान है उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। समसामयिक घटनाओं में अगली जो न्यूज है वो ये कि आईआईटी रुड़की ने भूकंप से पूर्व चेतावनी वाली मोबाइल ऐप जारी किया है। इसके तहत क्या होगा, आइए देखते हैं जो प्रमुख बिंदु है इसमें। सबसे पहली चीज कि इस जैसे कोई भूकंप आने वाला है उससे कुछ समय पूर्व ही चेतावनी जारी कर दी जाएगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। ये उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उसके तहत इसको प्रायोजित किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के पहले, मतलब कोई भी योजना आती है, कोई भी स्कीम आती है, कोई भी नई चीज जो अपनाई जाती है तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपनाई जाती है। पायलट प्रोजेक्ट का कहने का मतलब यह है पहले कहीं छोटे से गांव में या किसी छोटे से शहर में उसको अप्लाई करके देखा जाता है कि किस तरीके से इसका क्रियान्वयन हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई की जाती है। उसके बाद से फिर कुछ जो क्षेत्र उससे संबंधित है उस दायरे को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पूरे जो है भारत में कोई भी योजना लाई जाती है या फिर कोई भी चीजें नई अपनाई जाती हैं तो इसी तरीके से की जाती हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड के गढ़वाल में इसको शुरू किया गया था। इसी के बाद में उत्तराखंड सरकार ने इसको गढ़वाल और कुमायूं दोनों जगह ले आया। हाँ, इस तरीके से यहाँ पे सेंसर लगाए गए। और अब क्या है कि ईडब्ल्यू ये चेतावनी कैसे देता है इसको भी आइए देख लेते हैं। तो होता क्या है कि भूकंपीय जब तरंगों की गति के आधार पर आपको मालूम ही होगा कि जब भूकंपीय तरंगें जो निकलती हैं कितने प्रकार की निकलती हैं, कितने प्रकार की? तो LSW, इस तरीके से इसको याद रखिएगा। और जब जो है भूकंप पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी में तो आप वहां पे इस चीज को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भूकंपी जो तरंगें होती हैं उस तरंगों की गति के आधार पर ही ये काम करती है। ईडब्ल्यू जो कि फॉल्ट मूवमेंट से तनाव मुक्त करने के बाद फैलती है। जैसे मान लेते हैं कि जो हमारी फॉल्ट है, यानी कि एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, तो एक थोड़ी सी ऊपर हो गई एक थोड़ी सी नीचे। इस तरीके से अगर देखा जाए मैप के हिसाब से तो कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस तरीके से। तो यहां से कुछ इस तरीके से प्लेट हमारी जो है तो यहां जो घर्षण हो रहा होता है यहीं से भूकंप की स्थिति पैदा होती है। तो भूकंप जब यहां से पैदा होती है तो उसके बाद जो यहां पर क्या होगा,
मूवमेंट जो होगा उसके बाद जो तनाव जो यहाँ पे बनेगा, उसके बाद उसके मुक्त होने के बाद ही यहां से जो तरंगे निकलेंगी, ईईडब्ल्यू उसी को पकड़ती है और तरंगों का उपयोग करती है और उसके आधार पर तुरंत ये मैसेज देकर के चेतावनी देना प्रारंभ कर देगी। ये होगा इस तरीके से ईईडब्ल्यू चेतावनी देगी। अब केंद्रीय सर्वर की अगर बात कर लें तो केंद्रीय सर्वर में क्या बताया जा रहा है कि भूकंपीय डेटा स्ट्रीम ईईडब्ल्यू सिस्टम प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है। इसी के साथ में उच्च गति दूरसंचार का उपयोग करके इसका उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर अनुमानों की गणना करता है। ये 24/7 आधार पर ये गणना करेगा और उसके बाद सबको चेतावनी जारी करता रहेगा। जब 5 से अधिक तीव्रता, आपको मालूम होगा कि जब जो है भूकंपीय रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है तो उसमें 1 से लेकर के कितना 10 तक की जो रिएक्टर स्केल पर इसको पैमाने पे रखा जाता है। तो 1 से लेकर के 10 तक, तो इस 1 से लेकर के जो 10 तक की जो गणना होती है, जितना बढ़ता जाता है उतना भूकंप की तीव्रता भी ज्यादा होती है। यानी कि अगर 1 है तो सबसे कम और 10 है तो सबसे ज्यादा। तो जब 5 से ऊपर जब चला जाएगा तब उसकी गणना करके ईईडब्ल्यू सबको चेतावनी जारी कर देगा। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। ये एक मतलब बहुत ही ज्वलंत मुद्दा भी रहा है इस मतलब बीच में, क्योंकि अब अफगानिस्तान में काफी हलचल थोड़ी सी पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि जो है अमेरिका वहां से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। तो यहां पर देखिए यूएनएससी कहता है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की बहाली के ये खिलाफ है। नीचे आप देखिए फिगर में इससे कुछ बैठक होती है, बैठक होने के बाद ऐसा कुछ हमारे सामने निकल के आता है। तो इसमें क्या है मुख्य बिंदु, इसको भी देख लेते हैं। यूएनएससी ने तालिबान के द्वारा अपने सैन्य आक्रमण को तेज करने के बाद जो युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में उच्च स्तर की हिंसा पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त किया है कि वहां पर जो हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है वो नहीं होनी चाहिए और उसी के साथ में अमन और शांति चैन के साथ में वहां पर नागरिकों को रहने दिया जाए, शांति से रहने दिया जाए। अब भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है, इसमें प्रतिक्रिया की बात करें, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये अगस्त में जाएंगे न्यूयॉर्क। तो वहां पर जाकर के इस चीज पर, इस मुद्दे पर बात अपनी रखेंगे। इससे पहले, भारत से पहले ही मतलब जो एस्टोनिया है और नॉर्वे है उसके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। कौन? एस्टोनिया और नॉर्वे भारत के पहल का समर्थन कर रहा है। अब देखिए अफगानिस्तान में युद्ध की जो स्थिति पैदा होती है वो कैसे कैसे क्या क्या है उसकी आइए भूमिका में देख लेते हैं। पहली चीज तो अमेरिका जब आता है अफगानिस्तान में तब उसके अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तालिबान को सत्ता से सफलतापूर्वक खदेड़ देते हैं और तालिबान को खदेड़ने के साथ ही और अलकायदा को अफगानिस्तान में संचालन के लिए एक सुरक्षित आधार से वंचित इन्होंने कर दिया था। किसने? अमेरिका और उसके सहयोगी जो देश थे। उसके बाद होता क्या है कि 40 से अधिक देशों के गठबंधन ने अफगानिस्तान में एक सुरक्षा मिशन का गठन चलाया था, सुरक्षा मिशन का गठन किया। उसी के बाद से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल जिसको कहा जाता है। इसी के बाद आप देखिए जो एक वहां ऑपरेशन चलाया गया वो उसका नाम है ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल। ये इस समय इसी नाम से वहां पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए ये हो गई अफगानिस्तान की कहानी। अब चलते हैं अपने अगले प्रमुख जो घटना है उसकी तरफ। समग्र शिक्षा योजना हमारे यहाँ चल रही है SSS नाम से। इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। किस मंत्रालय समिति के तहत ये चल रही है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के तहत ये चल रही है। अब देखिए इसमें कुछ जो मुख्य बिंदु हैं, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यह योजना जो है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक, मतलब 1 अप्रैल से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 31 मार्च 2026 तक इसको कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? समग्र शिक्षा योजना 2। यानी कि जैसे हम लोग की मोबाइल का कोई प्रोसेसर का वर्जन चेंज होता है ना, तो उसी तरीके से इसका भी वर्जन चेंज हो गया। पहले किस नाम से था? समग्र शिक्षा योजना। अब किस नाम से हो गया? समग्र शिक्षा योजना 2। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं समग्र शिक्षा योजना है क्या चीज। समग्र शिक्षा योजना जो है वो एक केंद्र की एकीकृत योजना है
जिसमें प्री स्कूल यानी कि प्राइमरी जो स्कूल है कक्षा 1 या शिशु से लेकर के 12वीं कक्षा तक ये कवर करती है। इसी के साथ में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है। यह जो योजना है 3 योजनाओं को मिलाकर के शुरू की गई थी। वो 3 योजनाएं कौन कौन सी थी? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। इन तीनों को मिलाकर के समग्र शिक्षा, क्या समग्र शिक्षा, 3 जो वर्ड ट्रिपल एस हमने बताया है, समग्र शिक्षा स्कीम योजना, समग्र शिक्षा योजना। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, तीनों को मिलाकर के स्टार्ट किया गया। अब देखते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। अब योजना का उद्देश्य जो है वो पहली बात तो शिक्षक को, दूसरी चीज प्रौद्योगिकी यानी कि मतलब जो टीचर हैं और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात की जा रही है। अब जो है पहली चीज कि जैसे ही आपने देखा होगा कि महामारी जब से आई यानी कि कोरोना जब से आया तब से क्या टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है एजुकेशन की बहुत ज्यादा बात की जाने लगी है, क्योंकि स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद होने के बाद से लोगों के हाथ में मोबाइल है और लोगों के हाथ में घरों में टीवी है। तो घर में टीवी और हाथ में मोबाइल होने से लोगों ने इस चीज की कल्पना की कि क्यों ना हम एजुकेशन को उनके घर तक, उनके हाथों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसी के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। नेटवर्क, जैसे प्रॉपर नेटवर्क हो, सभी के पास स्मार्टफोन होने चाहिए, सभी के घर में जैसे लाइट हो, टीवी हो। तो कई प्रोग्राम ऐसे चलाए गए जो हमारी सरकार के द्वारा, जिससे जो है बच्चों को आसानी से घर में ही शिक्षित किया जा सके, पढ़ाया जा सके, उनको इंगेज रखा जा सके। ठीक है, उसी के साथ में जो मोबाइल के थ्रू जो है कई एप्लीकेशंस, नेटवर्क और स्मार्टफोन्स, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ने लगी। और उसी के साथ में भाई टीवी और मोबाइल के थ्रू एजुकेशन तो दे दी जाएगी, लेकिन देने वाला कौन होगा? वो देने वाला होगा शिक्षक। तो शिक्षक को भी इस चीज से अवेयर करना, उनको भी सिखाना, उनको भी बताना। तो इस सब चीजों को लेकर के ये इस पे काम किया जाने लग गया था। ठीक है, इसके साथ ही देखिए इस योजना को जो प्राथमिक उद्देश्य है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आर्टिकल 21A क्या कहता है? बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने में राज्यों की सहायता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इस योजना से आर्टिकल 21 पे प्रभाव पड़ता है। प्रभाव का मतलब ये कि उसके तहत ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इस योजना के लिए फंड कौन करता है? पहली बात तो ये कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना के होने के साथ ही उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि जो 7 सिस्टर्स है हमारे, हाँ, और उसके बाद हिमालयी राज्य, यहाँ पे 90 इज इक्वल टू मतलब 10। ठीक है, तो 90% यहाँ पर केंद्र और 10% राज्य यहाँ पे वहन करती है। उसी तरीके से अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60-40 का रेशियो होता है, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य। और बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश जहां पर हैं, वहां 100% फंड कौन देता है? केंद्र देता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने ओबीसी सूचियां बनाने के लिए राज्यों की शक्तियां को बहाल कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ये एक विधेयक मंजूरी दे दी गई, अब इसको संसद में पास करके इस पे कानून बना दिया जाएगा। अब देखिए क्या होगा इसमें कि 5 मई 2021 को इस पे एक फैसला आती है, उस पे जो है समीक्षा की मांग करने वाली एक केंद्र की याचिका थी, उसको खारिज कर दिया जाता है। और 102वें संविधान संशोधन जो किया गया था, जिसमें नौकरियों और प्रवेश में कोटा देने के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है तो घोषित करने की राज्यों की शक्ति को वापस ले लिया था। तो ये थी इसकी पृष्ठभूमि। लेकिन आगे चल करके अब क्या हो रहा है उसको भी देख लीजिए। उसी के बाद में एक नया अनुच्छेद होता है 338B सम्मिलित किया गया था 102वें संविधान संशोधन से। यह अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से यह संबंधित है।
इस अधिनियम में अनुच्छेद 342A का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति को किसी विशेष जाति को SEBC के रूप में अधिसूचित करने और सूची को बदलने के लिए संसद को भी शक्ति प्रदान करता है। तो 338B और 342A, यहां पे ये ध्यान दीजिए, 342A और ये हो गया 338B। तो इन दोनों को जोड़ा गया किसके माध्यम से? 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए अब देख लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC ये क्या चीज है। NCBC को 123वें संविधान, 1 2 3 यार तो हो ही सकता है ना, 1 2 3 जो NCBC संविधान संशोधन विधेयक और संविधान में 102वां जो संविधान संशोधन जो अभी हमने ऊपर देखा है उसके तहत संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हो चुका है। आप ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त है इसको। इसी के साथ में 338B NCBC से संबंधित हो गया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। इसी के साथ में 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। अब आइए एक और बड़ी जो न्यूज हमने आपको बताया था कि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत करके इतिहास रच दिया है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का समय है। क्यों? क्योंकि जो है ये चौथा पुरस्कार के तौर पर इसको देखा जा रहा है और संभावना ये भी है कि अभी 2 दिन और बचे हैं हमारे सामने, तो 2 दिन में हो सकता है कि हमारे पास एक पदक और आने की पूरी संभावना है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष हॉकी टीम है भारत की वो जर्मनी को हराती है। जर्मनी को हराने के बाद कांस्य पदक इसमें हम लोग पाते हैं। अच्छा देखिए, अब इसमें पुरुष हॉकी टीम वैसे तो राष्ट्रीय खेल के तौर पर भी हॉकी को जाना और माना जाता है, लेकिन ये कि क्रिकेट को जितना ज्यादा महत्ता मिलती है उतनी हॉकी को नहीं है। हॉकी को आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। पहली चीज तो ये कि जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 3 कांस्य पदक अभी तक जीते हैं। कितना? 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 3 जो है कांस्य पदक। तो इस तरीके से ये हो गया ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के बारे में। अब देखिए हॉकी इंडिया के बारे में भी। तो पहली चीज तो पुरुष और महिला हॉकी दोनों के लिए एक ही मतलब जो है नाम से चलाया जाता है, हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया। अब इसमें क्या है, ये इसे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त किया गया है और इससे पहले जो 2008 में IOA था इसको बर्खास्त कर दिया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसी के साथ में इसकी स्थापना जो हुई थी 20 मई 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है हमारी हॉकी इंडिया टीम के बारे में आपने देख लिया डिटेल में। अब आइए चलते हैं एक और अपने जो है महत्वपूर्ण जो है अपने समसामयिक घटनाओं में से एक, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है। क्या नाम है इसका? INS विक्रांत। ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। ठीक है, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब पहली चीज ये कि जो मुख्य बिंदुओं में समुद्र में सिद्ध के रूप में इसको स्वीकार किए जाने से पहले सभी शर्त एवं अवधि परीक्षण किए जाएंगे। 2022 तक पूरी तरीके से ये चालू हो जाएगा। ये विमानन परीक्षण चलता रहेगा और उसी के साथ में आप ये भी देखिए उड्डयन परीक्षणों के तहत MiG-29K, ये एक जहाज मतलब फाइटर जेट्स है, उसका नाम है MiG-29K का टेक ऑफ और लैंडिंग का परीक्षण इसी के तहत किया जाएगा। इसी के साथ में नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टरों की डेक लैंडिंग भी की जाएगी। कैरियर मतलब वही क्या, विक्रांत को, INS विक्रांत को नौसेना डिजाइन निदेशालय के द्वारा किया गया है। तो जो चीजें इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान दीजिएगा कि MiG-29 फाइटर जेट्स और उसके साथ में सी किंग हेलीकॉप्टरों की डेक लैंडिंग की गई है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं INS विक्रांत के बारे में।
सबसे पहली चीज तो हालांकि ये उतना ज्यादा वो मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी 44,000 टन का कैरियर है इसका, 23,000 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं इसके लागत में। और कोची में कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है इसको। इसके तहत 100 एमएसएमईज कंपनियां जो है लगी हैं, 550 भारतीय कंपनियां सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो ये सब चीजें हैं, और जिसके तहत मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये ध्यान देने लायक है कि जब से ये भारत के हमारी सेना में शामिल होगा, उस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, इटली, फ्रांस जैसे देशों में ऐसी क्षमताएं हैं जैसी ये भारत के पास अब हो गई है। तो इस तरीके से जिनके पास विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन, निर्माण और एकीकृत करने की क्षमता है, ऐसे देशों में भारत अब शामिल हो गया है। इसकी जो और भी कुछ विशेषता है वो ये कि 18 समुद्री मील की क्रूजिंग स्पीड के साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो गति है वो है 28 समुद्री मील, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। उसके साथ में 2300 डिब्बों के साथ में 14 डेक शामिल हैं, जिसमें 1700 चालक दल इसको ले जा सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक अगली जो न्यूज है वो ये कि लक्षद्वीप में मालदीव शैली के वाटर विला बनाए जाएंगे। मालदीव में जैसा है उसी तरीके से वाटर विला बनाने की योजना बनाई जा रही है। अब इसमें क्या होगा देखते हैं। आइए, मुख्य बिंदु जो है कि सबसे पहला 800 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत में इसको अपनाया जाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल विला बनेंगे और विश्व स्तरीय सुविधाएं इसमें प्रदान की जाएंगी। लक्षद्वीप में कौन कौन से द्वीप, मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित इसको किया जाएगा। इसी के साथ में और देखिए कि समुद्र तट और वाटर विला विकसित करने के लिए बोलीदाताओं का चयन करने के लिए वैश्विक निविदाओं को आमंत्रित कर दिया गया है, मतलब टेंडर निकाल दिया गया है। मतलब थोड़ा सा एक मतलब सामान्य शब्दों में इसको यही कीजिए, टेंडर निकाल दिया गया है। अब जो है कोई भी कंपनी आएगी उस 800 करोड़ रुपए का यूज करके वहां पे विला बनाने की कोशिश करेगी। अब आइए कुछ और भी देखते हैं जो मुख्य पॉइंट्स हैं। इसमें 370 कमरे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पीपीपी मॉडल पे आधारित होगा, इस विला का निर्माण किया जाएगा। 75 वर्ष की अवधि के लिए पानी और समुद्र तट विला विकसित करने, संचालित करने, उसको बनाए रखने के लिए दिए जाएंगे। पृष्ठभूमि के तौर पर अगर देखा जाए तो 2019 में लक्षद्वीप प्रशासन के द्वारा इको टूरिज्म परियोजनाओं को विकसित करने के लिए यह टेंडर जारी किया गया था। हालांकि इसकी धीमी प्रक्रिया और निविदाओं को वापस लेने, उनका पुनर्गठन करने और उन्हें फिर से जारी करने का निर्णय लिया गया है। और सुदूर द्वीपों को विकसित करने के लिए इन परियोजनाओं को नीति आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसको समर्थन दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया। अब आइए लक्षद्वीप के बारे में भी देख लेते हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 36 द्वीपों का एक समूह है जो कि अब यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है। वहां पे मलयालम भाषा बोली जाती है और मलयालम में लक्षद्वीप का जो अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। ठीक है, तो ये वहां मलयालम वहां की मूल भाषा है, ये हमने आपको बता ही दिया है। 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ में ये फैला हुआ है, एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। 10 उपखंड इसमें शामिल हैं। अब हमने आपको ये भी बताया कि कावागत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है और 36 द्वीप शामिल है इसमें। लेकिन इसका एक द्वीप पराली एक जो है ये समुद्र के कटाव के कारण पानी में डूब गया है। तो पराली एक, ये भी ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा द्वीप है जो लक्षद्वीप का जो डूब गया है, उसका क्या नाम है, पराली एक। तो इस तरीके से हमने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया। फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। थैंक यू।